सफेद रंग की वह कोठी उस दिन खुशियों से चहक रही थी। होती भी क्यों ना, घर का इकलौता बेटा विशेष अपने दोस्तों के साथ आज आ रहा था। भैया आ गए, भैया आ गए, महेश ने उद्घोष सा किया। सेठ मदन लाल और उनकी धर्मपत्नी विमला देवी तेजी से बाहर की ओर लपके। कार से उतरकर विशेष ने माता पिता के पैर छुए तो मां ने अपने लाल को गले लगा लिया। उनकी आंखें रो रही थीं। क्या मां, आप मुझे देखकर हमेशा रोने क्यों लगती हैं? आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगता क्या? विशेष लाड़ लड़ाते हुए बोला। चल पागल, मां ने नकली गुस्से के साथ हल्की सी चपत लगाई। अब तक उमेश के साथ ऋचा और उदय भी गाड़ी से उतर आए थे। उनके बैठक में बैठते ही महेश एक के बाद एक नाश्ते की प्लेटें लगाने लगा। अरे भैया, 1 हफ्ते का नाश्ता हमें आज ही करा दोगे क्या? उदय आंखें फैलाकर बोला। उदय यार, मां को लगता है ना, जब मैं उनके पास नहीं होता हूं तब मैं शायद भूखा ही रहता हूं, इसलिए जब आता हूं तो बस खिलाती ही जाती है। बच नहीं सकते हो इसलिए चुपचाप खा लो। ऋचा जो मां के साथ सोफे पर बैठी थी, मां के गले में बाहें डालकर बोली, मां तो होती ही ऐसी हैं। विमला देवी प्यार से उसका गाल थपथपाने लगी। उमेश बेटा, तुम क्या कर रहे हो? समोसा उठाते हुए सेठ मदन लाल ने पूछा। अंकल, मेरी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल सामान की शॉप है, अच्छी चलती है। उसके स्वर में सफलता की ठसक थी। और शादी? मां ने पूछा। बस अब शादी का ही इरादा है आंटी। चाहता हूं कि पत्नी को अपने ही मकान में विदा कराकर लाऊं। एक फ्लैट देखा है, 25 लाख का है, लोन अप्लाई किया है। बस मिलते ही अगला कदम शादी होगा। आप लोगों को आना होगा। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। और उदय, तुम क्या कर रहे हो? सेठ जी उदय की ओर घूमे। बस अंकल, अभी तो हाथ पैर ही मार रहा हूं। बिजनेस करना चाहता हूं पर पूंजी नहीं है, व्यवस्था में लगा हूं। अब देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। कहते हुए उदय ने कंधे उचकाए। मन छोटा क्यों करते हो बेटा? ऊपर वाला सब रास्ता बना देते हैं। अब चलो ऊपर के कमरे में जाकर तुम सब आराम कर लो, मां स्नेह से बोली। चारों बच्चों की चूहलबाजी से घर भर गया था। चारों रात का खाना खाकर ऊपर चले गए। विमला देवी बोली, यह 2 दिन तो पता ही नहीं चले, पर आपने उन्हें ऊपर क्यों भेज दिया? बच्चे तो अभी गप्पे मार रहे थे। अरे भाग्यवान, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है, तो हम उनके आनंद में रोड़ा क्यों बने? हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। कहते हुए विमला देवी मेज पर से प्लेटें उठाने लगी। अरे तुम क्यों उठा रही हो? महेश कहाँ है? उसके गांव से फोन आया था कि मां बीमार है उसकी, तो मैंने छुट्टी दे दी। अरे फिर कैसे होगा? अभी तो ये बच्चे हैं। आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। मैं कल दूसरे खानसामे का पता करता हूं, चिंतित स्वर में सेठ जी बोले। गोली की आवाज से सेठ जी की नींद टूट गई। वे समझ नहीं पा रहे थे ये कैसी आवाज है और कहां से आई। वे फिर से सोने की कोशिश करने लगे। तभी आंगन के पीछे के बगीचे में किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। उन्होंने पलटकर पत्नी की ओर देखा। वे गहरी नींद में थीं। तभी सीढ़ियों पर से कदमों की आवाजें आने लगी। वे सधे कदमों से उठे और आंगन में आ गए। आंगन का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। वे दबे कदमों से धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। बाहर झांका तो एकदम घबरा गए। 3 आकृतियां अंधेरे में भी स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। तभी एक आकृति ने लाइटर जलाया और सेठ जी की आंखें फटी रह गईं। ये तो विशेष, उदय और उमेश थे, पर अंधेरे में ये तीनों यहां क्या कर रहे हैं? सोचते हुए सेठ जी ने कड़क कर पूछा, कौन है वहां? उमेश लपक कर उनके पास आ गया और फुसफुसाया, अंकल आवाज मत करिए, बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? नशे में विशेष ने ऋचा को धक्का दे दिया और वह ऊपर से गिरकर मर गई। क्या? सदमे से उनकी आंखें फैल गईं। वे वहीं बैठ गए। अंकल, आप खुद को संभालिए और विशेष को भी, मैं कुछ करता हूं। उमेश सेठ जी का हाथ पकड़कर बोला। ठीक से देखो, शायद डॉक्टर उसे बचा पाए। डूबते स्वर में वे बोले। नहीं अंकल, मैं देख चुका हूं। अंकल, यहां कहीं फावड़ा है क्या? बिना कुछ बोले सेठ जी ने एक और इशारा किया। आप यहीं बैठिए अंकल। कहता हुआ उमेश वापस दोस्तों के पास चला गया और नशे में धुत्त विशेष को सहारा देकर सेठ जी के पास ले आया। विशेष बड़बड़ाए जा रहा था, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया।
बेटे का यह हाल देखकर सेठ जी की आंखें बरसने लगीं। उमेश ने उदय की मदद से बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें ऋचा को गाड़कर समतल कर दिया। फिर अंदर जाकर एक आदमकद स्त्री की मूर्ति जो कमर पर घड़ा लिए हुई थी उठा लाया और उसको घुटने तक उसी में गाड़ दिया। 5 से 6 गमले भी उसके अगल बगल सजा दिए। पौ फटने लगी थी। विशेष वहीं जमीन पर सो गया था। सेठ जी स्वयं को संभाल चुके थे। रात भर की कड़ी मेहनत से थके हुए उमेश उदय उनके पास आए। बेटा, सेठ जी के पास शब्द नहीं थे। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, विशेष हमारा बहुत प्रिय मित्र है, हम उसे किसी संकट में नहीं पड़ने देंगे। यह बात बस हम चारों के बीच में ही रहेगी। हम तुम्हारे आभारी रहेंगे बेटा। सेठ जी की रोबीली आवाज की जगह एक पिता की निरीहता ने ले ली थी। अंकल, आपको अपना माली बदलना पड़ेगा। उमेश मूर्ति की ओर देखकर बोला, ठीक है। और अंकल, हम विशेष को ऊपर ले जा रहे हैं। आज आप किसी को ऊपर मत आने दीजिएगा, नहीं तो ऋचा की अनुपस्थिति को छुपाना मुश्किल हो जाएगा। महेश तो आज छुट्टी पर है, गांव गया है। फिर तो बहुत अच्छा है, हम दोनों आज शाम तक निकल जाते हैं। सबको लगेगा कि हम तीनों चले गए। ठीक है, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा। नहीं नहीं अंकल, आपके ड्राइवर के साथ नहीं। हाँ, ठीक कह रहे हो, मैं टैक्सी बुला दूंगा। जी। दोपहर में तीनों लड़के नीचे आए तो विमला देवी की सूजी आंखें उनके दिल का भेद खोल रही थीं। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कहते हुए विशेष पिता के पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रो रहा था। निशब्द उन्होंने उठाकर बेटे को गले लगा लिया। ऋचा, पापा ऋचा, मुझे कुछ याद नहीं है, वह हिचकियों के साथ बोला। मैं हूं ना बेटा, सब संभाल लूंगा। और फिर तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं। अंकल, हम दोनों दिन में ही निकल जाते हैं, हमने ऊपर सब ठीक कर दिया है। मैंने दूसरा ड्राइवर बुला रखा है, वह तुम्हें छोड़ आएगा। और हां बेटा, जैसे विशेष वैसे ही तुम लोग, इसलिए यह छोटी सी भेंट है। तुम्हारे मकान के लिए 25 लाख का यह चेक है और तुम्हारे बिजनेस के लिए 25 लाख का यह चेक है। अरे अंकल, बस रख लो बेटा, मुझे खुशी होगी। बिना आंखें मिलाए सेठ जी बोले। कॉलोनी में इस बात की चर्चा जाने कैसे फैल गई कि सेठ मदन लाल के घर रात में गोली चली थी। सफाई दे देकर दोनों परेशान थे। विमला देवी ने तो सबसे मिलना ही बंद कर दिया। सेठ मदन लाल तनाव में रहने लगे। ऊपर से ऋचा की गुमशुदगी की रिपोर्ट के चलते पुलिस जांच करने उनके घर आ धमकी। बड़ी मुश्किल से ले देकर सेठ जी ने मामला निपटाया। इस घटना को 4 से 6 महीने बीत गए थे। एक दिन विमला देवी बोली, सुनिए जी, कहीं विशेष की शादी की बात चलाइए, अब उसकी शादी तो करनी ही है ना। देखो, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जल्दबाजी ठीक नहीं। देख तो रही हो, जितने शादी के प्रस्ताव थे सभी कोई ना कोई बहाना कर पीछे हट गए। पता नहीं कैसे समाज में हमारे परिवार को लेकर नकारात्मक माहौल बन गया है, तो अब थोड़ी प्रतीक्षा ही करनी होगी। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मां, मुझे शादी नहीं करनी है, कितनी बार तो कह चुका हूं, फिर वही विषय लेकर बैठ जाती हैं आप। विशेष अचानक कमरे में आ गया था। तभी मदन लाल जी का फोन घनघनाया। हाँ उमेश बेटा। अरे, पिछले हफ्ते ही तो 10 लाख तुम्हारे अकाउंट में डाले थे। नहीं, अब मैं और नहीं दे सकता, कहकर उन्होंने गुस्से से फोन काट दिया। उमेश आपसे पैसे मांग रहा है? चकित सा विशेष पिता को देख रहा था। पैसे नहीं मांग रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। 10-10 लाख 2 बार ले चुका है और अब फिर। गुस्से से वे हांफने लगे थे। मुझे कुछ नहीं बताया उसने। विशेष के स्वर में हैरानी थी। अरे, आपको क्या हो रहा है? विमला देवी उठकर पति के सीने पर हाथ फेरने लगी, जिसे वे कसकर दबा रहे थे। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, परंतु बचाया नहीं जा सका। हंसता खिलखिलाता घर बिखर गया। घर में जैसे मुर्दनी छा गई थी। विशेष पिता की जगह अपनी शर्राफे की दुकान पर बैठने लगा था। दिन जैसे तैसे कट रहे थे। विशेष, छुटकी की शादी का न्योता आया है, जाना पड़ेगा, मां विशेष के आते ही बोली। ठीक है मां, मैं मामा जी के यहां आपके जाने की व्यवस्था कर देता हूं। नहीं बेटा, तुझे भी चलना होगा। आप जानती तो है मां। जानती हूं तू कहीं नहीं जाना चाहता, परंतु मीरा की शादी में भी
तू पढ़ाई के कारण नहीं जा पाया था। उन्हें लगेगा उनकी गरीबी के कारण तू उनके घर नहीं आता। यह सच नहीं है मां, मेरे लिए रिश्ते महत्व रखते हैं। गरीबी अमीरी तो मैं सोचता भी नहीं, मैं मामा जी की बहुत इज्जत करता हूं। विशेष ने प्रतिवाद किया। जानती हूं, इसीलिए चाहती हूं कि तू मेरे साथ चल, 2 दिन की ही तो बात है। बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए वे बोली, ठीक है मां, जैसा आप चाहे। गांव में उनकी गाड़ी के रुकते ही धूम मच गई। बुआ जी आ गईं, बुआ जी आ गईं। भाई भाभी के साथ छुटकी भी दौड़ी आई और उसके साथ में थी उसकी प्यारी सहेली रजनी। विशेष पर नजर पड़ते ही अपनी सुध-बुध खो बैठी। सब एक दूसरे को दुआ सलाम कर रहे थे और रजनी अपलक विशेष को निहारे जा रही थी। रजनी, भैया को ऐसे क्यों घूर रही हो? छुटकी ने कोहनी मारी। सब उधर ही देखने लगे। रजनी के साथ साथ विशेष भी झेंप गया। नहीं, कुछ नहीं, कहते हुए रजनी बुआजी का सामान निकलवाने लगी। आप रहने दीजिए, मैं निकलवा दूंगा, विशेष ने उसे टोका। आप तो पाहुन हैं, वो खिलखिलाई और बैग उठाकर अंदर भाग गई। बहुत ही प्यारी बच्ची है बीबी जी, अपनी छुटकी की सबसे पक्की सहेली है, जान छिड़कती है दोनों एक दूसरे पर, स्नेह से भौजाई बोली। जब तक सब लोग आकर बैठे, रजनी सबके लिए शरबत लेकर हाजिर थी। बुआ जी सबसे बोलती बतियाती रहीं, पर निगाह उनकी हर पल रजनी पर ही टिकी रही। एक आशा की किरण दिखाई दी थी उन्हें। रजनी का स्पष्ट झुकाव उनके सुदर्शन बेटे पर दिखाई दे रहा था और कितने महीनों बाद विशेष भी खुश दिखाई दे रहा था। शाम को जब ढोलक की थाप पर रजनी नाची तो विमला देवी लट्टू ही हो गईं। भाभी, रजनी तो वाकई बहुत अच्छा नाचती है। हाँ बीबी जी, बहुत भली और गुणी लड़की है, पढ़ने में भी अव्वल आती है, वजीफा पाती है, लगन की ऐसी पक्की कि जाड़ा, गर्मी, बरसात साइकिल से कस्बे तक पढ़ने जाती है। स्नेह पगे स्वर में भौजाई बोली। अपने विशेष के लिए कैसी रहेगी? वे सीधे भाभी की आंखों में देख रही थी। बीबी जी, लड़की तो बहुत ही अच्छी है, लाखों में एक, जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन बात अधूरी ही छोड़ दी उन्होंने। लेकिन क्या? लेकिन बहुत गरीब परिवार से है, आपकी हैसियत की तो छोड़ दीजिए, साधारण शादी भी नहीं कर सकेंगे वे लोग। क्या करते हैं इसके पिता? खेतों में मजदूरी करते हैं, बहुत नेक इंसान हैं दोनों, ये उनकी इकलौती संतान है। आप उनसे बात कराइए। आप मजदूर परिवार से बहू लाएंगी? इतनी योग्य बहू मिल रही है तो क्यों नहीं? बीबी जी, एक बार विशेष से तो पूछ लीजिए। वो देखिए भाभी, डांस करके सीधे विशेष के पास खड़ी है, कैसे दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। पूछने की जरूरत लग रही है क्या? मुस्कुराकर विमला देवी ने पूछा। रजनी के लिए आए इस प्रस्ताव से छुटकी की शादी की खुशी दुगुनी हो गई। विशेष ने मौका देख रजनी को किनारे बुलाया और बोला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब जो भी बताना शादी के बाद ही बताना, कहती हुई रजनी मंडप में जाकर छुटकी के पास बैठ गई। 2 दिन के आगे पीछे दोनों सहेलियां एक ही शहर में विदा होकर आ गईं। गाड़ी से उतरकर रजनी अपनी कोठी को देखकर खुद ही अपने भाग पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे रजनी अपने इस नए घर में रचने बसने लगी, परंतु उसे जाने क्यों किसी तीसरे के होने का एहसास लगातार होता। विशेष भी सपने में लगातार किसी से माफी मांगता रहता। कभी कभी अचानक वह डरकर उठ जाता। पूछने पर वह कहता, कुछ नहीं, सो जाओ। एक दिन उसे आंगन में एक लड़की लाल सूट में दिखाई दी। जब रजनी उसके पीछे भागी तो वह आंगन से पीछे की बगिया की ओर चली गई। रजनी उसके पीछे पीछे वहां पहुंची तो उसे लगा कि वह लाल साया उस घड़े वाली मूर्ति में समा गया है। यह देख रजनी बुरी तरह डर गई। सास से कहा तो उन्होंने कहा, तुम्हारा भ्रम है बहू। कई दिनों से रजनी देख रही थी कि विशेष के फोन पर किसी उमेश का फोन बार बार आ रहा था, परंतु वह उठा नहीं रहा था। पर उस फोन के बाद विशेष बहुत विचलित हो जाता था। रजनी समझ नहीं पा रही थी कि समस्या क्या है। पूछने पर विशेष टाल दे रहा था। रजनी ने इस समस्या की तह में जाने का फैसला किया। रसोई में जाकर वह बोली, महेश भैया, चाय बन गई क्या? हाँ, बस बनी ही समझो बहू रानी, आज आप जल्दी जाग गए। हाँ, अच्छा ये बताइए कि आपके भैया के दोस्त कौन कौन हैं? काहे? ऐसे ही, कोई आता ही नहीं है ना, इसीलिए पूछा। कोई काम नहीं था, जाने दीजिए। बहू रानी, भैया के ज्यादा दोस्त नहीं हैं,
घर पर तो केवल 2 ही दोस्त देखे हैं हमने, एक उदय और एक उमेश। बहुत समय पहले आए रहे, चाय पकड़ता हुआ महेश बोला। पता नहीं क्या सोचकर उसने ऋचा का नाम नहीं लिया। दिन में रजनी अपनी सहेली छुटकी के घर चली गई। वहां लंच पर आए उसके पति सब इंस्पेक्टर विजय से भी मुलाकात हो गई। जीजाजी, आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। अरे साली साहिबा, आप आदेश दीजिए। मुझे लगता है कि मेरे पति को कोई परेशान कर रहा है। कौन? ये मैं नहीं जानती, पर मुझे 2 पर शक है। अच्छा, किस पर? एक मेरे पति का दोस्त है उमेश, उस पर, और एक आत्मा है। आत्मा? पागल हुई है क्या रजनी तू? छुटकी हड़बड़ाकर बोली। 1 मिनट छुटकी, उसे अपनी बात कहने दो। कमरे में मौन पसर गया। तो साली साहिबा, आपको वह आत्मा कभी दिखाई दी क्या? जी, आज सपने में आकर मुझसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रही थी, न्याय दिलाने की गुहार लगा रही थी। सपने में? हां, आज सपने में आई थी। वैसे 2 बार घर के आंगन में लाल सूट पहनकर घूमते हुए देखा है मैंने उसे, पर उसके पीछे जाने पर वह बगीचे में लगी मूर्ति में समा जाती है। अपने पर्स में से रजनी ने एक कागज का टुकड़ा निकाला। यह उमेश का नंबर है, मैं आपकी सुविधा के लिए ले आई थी। यह आपने बहुत अच्छा किया। आप मुझे विशेष का नंबर भी दे दीजिए। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता हूं। आपका एरिया मेरे थाने में ही आता है। हफ्ता भी नहीं बीता था कि सुबह सुबह विनय रजनी के घर आ गए। अरे रजनी, देखो तो सही, तुम्हारी सहेली के पति आए हैं। स्वयं को संयत रखते हुए विशेष ने पत्नी को आवाज दी और विनय को बैठक में ले आया। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुंह से आश्चर्य और घबराहट दोनों थी विशेष की आवाज में। आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है? विजय ने सीधे सीधे पूछा। जज जी, मैम, मेरा मतलब है क्या? विशेष बुरी तरह घबरा गया। देखिए विशेष, हम रिश्तेदार हैं, मेरी हमदर्दी आपके साथ है। मैं एक ब्लैकमेल के केस को हल करने की जांच में लगा हुआ हूं। उसी सिलसिले में आपका नंबर भी मिला। उमेश एक ब्लैकमेलर है, उसे तो खैर हम पकड़ ही लेंगे, परंतु वह आपको बार बार फोन क्यों कर रहा है, यही जानने के लिए मैं आया हूं। विजय शांत स्वर में बोले। विशेष सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। उसके नेत्र बरस रहे थे। पत्नी और मां भी आ गए थे। रजनी का हाथ पकड़कर वह बोला, रजनी, ये ही वो बात है जो मैं शादी से पहले तुम्हें बताना चाहता था, पर तब तुमने सुना नहीं। बाद में इसे बताने ना बताने का कोई अर्थ नहीं था। तुम्हारे पूछने पर भी नहीं बताया। काश वह काली रात मेरे जीवन में ना आई होती। उस रात हम छत पर पार्टी कर रहे थे। मैं पीता नहीं हूं, परंतु दोस्तों ने मुझे बहुत पिला दी थी। शायद इसीलिए मुझे चढ़ गई थी। मुझे कुछ होश नहीं था। दोस्तों ने बताया कि नशे में मैंने ऋचा को छत से धक्का दे दिया था। वह सिर के बल गिरकर मर गई। मुझे तो होश नहीं था। उन दोनों ने ही ऋचा की लाश को ठिकाने लगाया और इस राज को अपने तक सीमित रखने का वादा कर चले गए। पिताजी ने दोनों को 25-25 लाख रुपए दिए थे। थोड़े समय बाद उमेश पिताजी को ब्लैकमेल करने लगा। एक दिन पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। उसी में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। 10 महीने वह शांत रहा और अब फिर से वह मुझे फोन कर रहा है। मैं जवाब नहीं दे रहा। जानता हूं कि एक बार दे दूंगा तो इसका कोई अंत नहीं होगा। कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा। ऊपर से मुझे और रजनी को ऋचा लाल सूट में आंगन में घूमती दिखाई देती है। उस दिन उसने यही लाल सूट पहना था। विशेष ने विजय की ओर देखा। रास्ता तो एक ही है विशेष, आपको आत्मसमर्पण करना होगा, विजय बोले। लेकिन जीजा जी, ये तो वो दोस्त कह रहे हैं ना कि धक्का विशेष ने दे दिया था। क्या पता उनमें से ही किसी ने दिया हो। हां, यह संभव है, पर जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक तो। क्या हम उस लाश की फॉरेंसिक जांच नहीं करा सकते? उससे तो पता चल जाएगा ना, रजनी ने पूछा। हां, उससे पता चल जाएगा और यह मैं करा भी दूंगा। फिलहाल तो आपको समर्पण करना होगा। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा वकील है, मैं उससे बात कर लूंगा। वह आपका केस लड़ेगा। उदय और उमेश को पकड़ने के लिए 2 टीमें जा चुकी हैं। फॉरेंसिक टीम ने कंकाल को जब निकाला तो उसके नीचे एक रिवॉल्वर भी दबी मिली और जब रिपोर्ट आई तो सब चकित रह गए। रिपोर्ट हूबहू वही कह रही थी जो उदय ने कोर्ट में बयान दिया था।
ऋचा की मौत गिरने से नहीं, गोली लगने से हुई थी। रिवॉल्वर पर उमेश के फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे। मजिस्ट्रेट के सामने इकबालिया स्टेटमेंट में उदय ने बयान दिया। उस रात उमेश ने ऋचा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने मना कर दिया। गुस्से में उमेश ने गोली चला दी और वो ऋचा के सिर के पार हो गई। विशेष नशे में धुत पड़ा था। उदय डरकर चिल्लाने लगा तो उसने उसे शांत कराया और समझाया कि जो हो गया वह हो गया। विशेष के पिता बहुत अमीर हैं, हम ऋचा को गिराकर कहेंगे कि विशेष ने नशे में उसे धक्का देकर मार डाला और इस राज के बदले उनसे पैसे वसूल लेंगे। और यही हुआ। अंकल ने बिना मांगे हमें 25-25 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं। हमने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट और चश्मदीद की गवाही के आधार पर विशेष को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। पत्नी व मां के साथ कोर्ट से बाहर आकर इंस्पेक्टर विजय से हाथ मिलाते हुए विशेष बोला, आपने और रजनी ने मिलकर मुझे जेल से ही नहीं बल्कि लाल साए के आतंक से भी मुक्त करा दिया है। इतने समय बाद आज मैं सुकून से सो सकूंगा। लाल साए का राज अब राज नहीं था। वह असल में उमेश ही था, जो खिड़की से लाल ओढ़नी में घुसकर झलक दिखाकर भाग जाता था। उदय के साथ मिलकर उसने यह नाटक इन फालतू बातों में विश्वास करने वाले परिवार को पैसे देते रहने के लिए रचा था। रजनी ने पहले ही दिन पैरों के निशान से भांप लिया था कि वे मर्द के निशान हैं, किसी आत्मा व आत्मा के नहीं।